गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 10 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक्स आज रिपीटेड रहने वाले हैं, कुछ लेकिन टॉपिक यहाँ पे ब्रांड न्यू रहने वाले हैं। जैसे ओजोन होल वाला टॉपिक है, ये हम लोगों ने पहले नहीं किया है। हालांकि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इसको, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, बट आज थोड़ा सा ओजोन होल के बारे में बात करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस जो है चल रहा है, आज उसका लास्ट दिन है, तो आज इसके बारे में बात कर सकते हैं। एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट ये लगातार हमारे देश में बढ़ते चले जा रहे हैं, खासकर केरला में। तो उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा टेक्स्ट वाला सेक्शन है आज ये। और एकेडमिक पेपर्स, देखिए मैं नहीं कहूँगा कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज एन एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या पूरा मामला है। एकेडमिक पेपर्स जो रिसर्च पेपर वगैरह होते हैं, उनकी ईजी एक्सेस हमें नहीं मिल पाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सलवा जुदूम के बारे में बात करेंगे। हालाँकि टॉपिक तो कुछ और है ये, लेकिन मैंने इसको सलवा जुदूम से रिलेट कर दिया है, ताकि पता चले भई है क्या ये मामला। नक्सलिज़्म से रिलेटेड है बेसिकली सलवा जुदूम। तो इसके बारे में बात करेंगे। और भैया किसी एज को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? जैसे कई बार जो जुवेनाइल होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, वो कोई रेप कर देते हैं, कोई बड़ा क्राइम कर देते हैं, तो उनकी एज को डिटरमाइन करना कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्कूल रिकॉर्ड कुछ और दिखाते हैं, म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड कुछ और दिखाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट कुछ और दिखाती है। तो आज इसके बारे में एक आर्टिकल दिया गया है कि एज को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स आल्सो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा आपको जो मैं बात बोलता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, ठीक है? लाइक करके आगे बढ़ा करो। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कभी-कभार प्रीलिम्स से ओरिएंटेड, तो आप उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया करें और अपनी अटेंडेंस भी दे दिया करो साथ के साथ, ठीक है? पता लगना चाहिए कौन से बच्चे हैं हमारे जो लगातार एनालिसिस दें। उसके अलावा अभी इसी महीने हम लोग नया फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च करने वाला है, जल्दी शुरू हो जाएगा। अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया तो डिसाइड कर लो, क्योंकि फिर ज़्यादा समय निकल जाता है। अभी तो हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा अभी 22 ऑफ जनवरी से हम लोग अपना प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी जो है लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप 2023 के लिए अटैम्प्ट दे रहे हो तो ये भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा कई सारे फ्री कोर्सेज, मैराथन सेशन वगैरह हम लोग जल्दी चलाने वाले हैं। चलिए, तो दोस्तों पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओजोन लेयर हीलिंग होल विल मेंड बाय 2066। अभी देखिए 2022 चल रहा है। इनका ये कहना है कि भैया 2066 तक हमारा जो ओजोन होल है वो पूरी तरह से हील हो सकता है। हील किसको कहते हैं? मतलब जिसको घाव होता है, जिसको चोट लगी होती है, उसी को तो हील बोलते हैं ना। उसको हील करना, उसको ठीक करना। तो भैया बात ऐसी है, हमारे ओजोन लेयर के अंदर बेसिकली ओजोन लेयर थिन हो गई थी, पतली हो गई थी, ठीक है? उसको हील करना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो उसको थिन कर रही हैं, ठीक है? देखिए ओजोन लेयर का आपको पता होगा कि हमारी अर्थ के ऊपर कई सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है? सबसे पहली लेयर हमारी जो है ट्रोपोस्फियर होती है। और ट्रोपोस्फियर बाद हमारी स्ट्रेटोस्फियर होती है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ कि स्ट्रेटोस्फीयर की कितनी जो है वो हाइट होती है, ऑल्टीट्यूड कितना होता है। ट्रोपोस्फियर का ऑल्टीट्यूड जो है वो चेंज होता रहता है, वो 9 से लेके 19 किलोमीटर तक हो सकता है। इक्वेटर पे वो 19 किलोमीटर तक चला जा सकता है और पोल्स पे वो 8-9 किलोमीटर तक रहता है। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट कितनी होती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर बेसिकली हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। वैसे तो ओजोन लेयर हमारी लाइक 60 किलोमीटर तक भी मिल सकती है, 10 टू 60 किलोमीटर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है ओजोन लेयर की, वो एक्चुअली 15 टू 35 किलोमीटर के बीच में ही होती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक्चुअली ओजोन लेयर पाई जाती है। तो जो सन से जो सन रेज आती हैं, उनके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं जो काफ़ी हार्मफुल होती हैं। तो ये उनको ब्लॉक कर देता है, राइट? उनको ब्लॉक कर देता है। तो नीचे रहने वाले जो इंसान हैं भाई, हम लोग हैं, जो दूसरी वाइल्ड लाइफ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काफ़ी डेंजरस होती हैं और हमारा डीएनए स्ट्रक्चर वगैरह चेंज कर सकती है, कैंसर वैंसर हो सकता है। तो थैंक्स टू दिस लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर और थैंक्स टू दिस ओजोन लेयर जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हम लोग अर्थ पे यूज़ करते हैं। ये सब्सटेंस अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर चले जाते हैं किसी रीज़न की वजह से, और जिसमें वो ओजोन को वीक कर देते हैं। ओजोन मतलब O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है? O3 होती है। तो वो लोग क्या, जैसे क्लोरीन हो गया, जैसे हम लोग क्लोरीन का यूज़ करते हैं। तो क्लोरीन क्या करता है, स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ओज़ोन के साथ रिएक्शन करता है, तो ClO अलग से बनाता है और O2 अलग से बनाता है। तो ये O3 को O2 में कन्वर्ट कर देता है, व्हिच इज़ डेंजरस। भई अपर स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन चाहिए सरफेस के ऊपर।
ओज़ोन चाहिए आपको अपर एटमॉस्फेयर में, नीचे ओज़ोन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज़ वेरी टॉक्सिक ग्राउंड के ऊपर। तो ये कुछ सब्सटेंस जो है इसको लगातार वीक कर रहे थे, इसको थिन कर रहे थे, यानी इसकी जो जो इसकी हाइट है वो कम हो रही थी, इसकी वीक हो रहा था, थिन हो रही थी। इसे ओज़ोन होल कहते हैं। यूजुअली आपको ओज़ोन होल और देखने को मिलता है अंटार्कटिका में, आर्कटिक वगैरह में। अंटार्कटिका में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, और वो भी कब देखने को मिलता है, खासकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में देखने को मिलता है। साल भर क्यों नहीं होता, ये आपके लिए रिसर्च का मुद्दा हो सकता है। आप गूगल वगैरह करिए, पता लगाइए कि ये स्प्रिंग सीजन में क्यों होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ज़्यादा होता है। तो बेसिकली 1970s में इस बात का हमें पता चला था कि ओजोन वीक हो रही है, और ऐसे सब्सटेंस का भी हमें पता चला था जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइलोन्स वगैरह, जिसको वीक कर रहे हैं। तो 1970s से ही साइंटिस्ट लोग कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ओजोन को थोड़ा सा रिपेयर कर दिया जाए, उसको हील कर दिया जाए। फिर फाइनली 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया, जिसमें हमारे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह होते हैं उसको बैन कर दिया गया। लेकिन 2016 के अंदर फिर किगाली अमेंडमेंट भी हुआ, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी यू नो बैन कर दिया गया है, और 2045 तक पूरी तरह से पूरी दुनिया में बैन हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्री में भी और डेवलपिंग कंट्री में भी। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन काफ़ी खतरनाक ग्रीन हाउस गैस होती है, तो इसलिए इसको भी बैन कर दिया गया था। तो ये पूरा पूरा मामला इस तरह से यहाँ से बनता है। और हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है बेसिकली वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है ए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए, और दूसरी होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी। ए वाली जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हार्मफुल होती है बी के कंपैरिजन में, राइट। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्या पूरा मामला है। ओजोन लेयर को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मुझे याद है मैंने आपको पहले बताया था इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये भैया अभी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर इसी तरह से हम लोग ठीक ठाक काम करते रहे तो 2060 तक जो है हमारी ओजोन लेयर जो है वो पूरी तरह से रिकवर हो सकती है। गुड न्यूज़, विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो कुछ सब्सटेंस हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इनको बोलते हैं, ओडीएस। उनके सोर्सेज अगर आप देख सकते हो, प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स आप देख सकते हो, हेलेंस का सोर्स आप देख सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आप इनके देख सकते हो। बेसिकली हम लोग जो डिओड्रेंट वगैरह यूज़ करते हैं, पेंट यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर वगैरह में, फ्रिज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में, वहाँ पे हम लोग जो है इनका यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। इवन 2015 में जो है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आप ये भी आराम से पढ़िए, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। वैसे तो आंसर इसका बहुत आसान ही है है ना। कई बार ऐसे आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट कई बार हम भी लोग गलती कर देते हैं, मुश्किल चीज़ें पढ़ लेते हैं, आसान चीज़ें छोड़ देते हैं अनफॉर्चुनेटली, और एग्जाम में वही आसान चीज़ें आ जाती हैं भाई। तो थोड़ा सा चीज़ें आराम से पढ़ के चला करो, थोड़ा पेशेंस के साथ, राइट। नेशन विल प्रोटेक्ट इट्स डायस्पोरा, मोदी जी ने कहा है भाई कि हमारा जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा किसको कहते हैं, जो इंडियन नेशनल्स होते हैं, या फिर जिनके मम्मी पापा, जिनके पेरेंट्स, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स अगर वो इंडियन रहे होंगे कभी के ज़माने में, और अगर वो दूसरे देशों में रह रहे हैं, उसे डायस्पोरा कहते हैं। ठीक है। हो सकता है आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद आपके ग्रैंड पेरेंट्स किसी दूसरे देश में चले गए हों। इवन ब्रिटिशर्स के दौरान भी बहुत सारे जो है इंडेंचर्ड लेबर्स हुआ करती थी। ब्रिटेन ब्रिटेन वाले लेके जाया करते थे श्रीलंका में, पपुआ न्यू गिनिया, है ना, उधर मॉरिशस वगैरह। तो वो सब हमारा इंडियन डायस्पोरा है। बेसिकली उनकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो इंडिया से जुड़ी हुई। ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे इंडियन डायस्पोरा। और अभी प्रवासी भारतीय दिवस चल रहा है। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर 2 साल में प्रवासी भारतीय दिवस। तो इस बार भी सेलिब्रेट किया गया। तो 8, 9 और 10 आज लास्ट दिन है उसका। तो आज, कल मोदी जी ने संबोधन किया था, आज जो है हमारे प्रेसिडेंट जो है वो उनको संबोधित करेंगी। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। और प्रवासी भारतीय दिवस को जो है किस लिए मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन 9 जनवरी 1950 को मोहनदास करमचंद गांधी जी वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे। तो भैया साउथ अफ्रीका से लौटे थे तो गांधी जी तो आज तक के सबसे बड़े प्रवासी भारतीय माने जाते हैं। इतने साल रहने के बाद, तो 69 उनका जन्म हुआ था, 1915 में वो इंडिया में आए, तो आप देख ही सकते हो। तो कम से कम ही वॉज अराउंड 45-46 ईयर्स ओल्ड जब वो इंडिया में आए थे। तो ही वॉज नॉट अ यंग मैन, ठीक है, 45-46 ईयर्स के थे। उसके बाद वो इंडिया में आए, 2-3 साल इंडिया में रहे, घूमे फिरे। अब फिर 1918 में उन्होंने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत की बेसिकली,
एक्सपेरिमेंट वगैरह करने शुरू किए, चंपारण एंड ऑल दैट, राइट, आपको पता ही होगा। तो जब मोदी जी ने एक्टिवली फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया तो ऑलरेडी वो 50 साल के लगभग थे। ही वॉज अ 50-year-old मैन, तो यंग नहीं थे। तो उस एज में शुरुआत करना और फिर लड़ना और फिर आज़ादी मिलना कितनी बड़ी बात है। आज के टाइम में देखो 50 साल के लोग क्या कर रहे हैं, और उस समय वो गांधी जी 50 years old थे और उन्होंने वो सारी चीज़ें करी, तो एक बड़ी बात है। तो हम उसको उस चीज़ से ले देख के चलें तो गांधी जी बस उनके स्वागत में भैया, उनको डेडिकेट करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 2003 में इसकी ऑफिशियल शुरुआत हुई थी, हालांकि प्रपोजल वगैरह 2000 में ही आ गए थे। और इस पहले बेसिकली ये इवेंट जो है हर साल हुआ करता था, लेकिन बाद में 2015 के बाद इसको हर 2 साल में मनाया जाता है। 2020 में ये नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कोविड, राइट, उसकी वजह से। तो इस बार जो है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ इसको बेसिकली हम लोग मना रहे हैं, और इंदौर जो है सिटी को चूज़ किया गया है इसके लिए। और कई सारे प्रवासी भारतीयों को अवार्ड भी दिया जाता है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड कई लोगों को मिलता है इसमें, थोड़ा सा आप उसको देख सकते हो। तो डायस्पोरा किसको कहते हैं? जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, एनआरआईज जो होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो 2015 के बाद तो जो पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन हैं, ओरिजिन है, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, इन दोनों कैटेगरी को मर्ज कर दिया गया था। और अभी सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो। डायस्पोरा के लिए कई सारे इनिशिएटिव सरकार ने ऑलरेडी लिए हुए हैं। ये मैंने सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट आपको डाल दिया था, ठीक है, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, नो योर प्रोग्राम, एजुकेशन के मामले में। उसके अलावा ऑपरेशन संकट मोचन भैया चलाया गया था जब साउथ सूडान से लोगों को निकाला गया था। ऑपरेशन राहत ये भी हम लोगों ने चलाया था 2015 में, जब यमन से, जो वहाँ पे क्राइसिस हुआ था यमन में, अभी भी चल ही रहा है, तो वहाँ से कुछ लोगों को हम लोगों ने निकाला था। प्रवासी कौशल विकास योजना चला रखी है भैया हम लोगों ने, प्रवासी भारतीय बीमा योजना, वैभव समिट वगैरह, ये थोड़ा सा आप अपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए। हैज़ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट इंक्रीज्ड इन वेनाड, ये खासकर ना आर्टिकल वेनाड को डेडिकेट है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, केरला की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आता है वेनाड। ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है ये वेनाड है, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो ये है आपका अरालम। ठीक है, जो 3 वाला देख रहे हो ये है आपकी साइलेंट वैली, ये तो हम लोगों ने परसों भी किया था। ठीक है, साइलेंट वैली वाला है। उसके अलावा यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये आपका आ जाता है पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व। उसके अलावा जो यहाँ पे ये वाला आपको नजर आ रहा है ये है नेയ്यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेയ്यार और पेपरा। तो लेकिन खास कंसर्न इसका है, सॉरी ये ऊपर वाले का, ठीक है, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें क्या हुआ, अभी एक हाथी था, देयर वाज एन एलिफेंट, और भैया वो नाराज हो गया और एक दो लोगों को भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई वहाँ पे। और खेत वेत काफ़ी बर्बाद कर दिया उसने, गाँव में घुस गया और काफ़ी यू नो डिस्ट्रक्शन किया उस एलिफेंट ने। और ऐसे केस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहाँ पे आते रहते हैं, वेनाड में खासकर। तो ये कोई नया केस नहीं है, थोड़े समय पहले भी वहाँ पे एक लेपर्ड था, उसने काफ़ी आतंक मचाया था वहाँ पे। तो फाइनली इस हाथी को पकड़ लिया गया है और उसको भेज दिया गया है भैया सेंचुरी में किसी में। ठीक है, तो वो तो एक अलग मामला है, वो कोई एग्जाम वगैरह में आपसे पूछते नहीं है। बात ये है कि भाई ये एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो है वो क्यों बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल वगैरह देने के आपको काम आएगा। तो एग्जाम्पल आप जैसे वेनाड वाले के एग्जाम्पल दे सकते हो, फिर आप रीजंस बता सकते हो, फिर आप सॉल्यूशंस बता सकते हो। तो इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है 10 नंबर का। तो आर्टिकल क्या कहता है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस। तो पहली बात है हैबिटाट लॉस। तो जो वाइल्ड लाइफ अभी है उसका हैबिटाट लॉस हो रहा है, उसको खाने पीने के लिए जगह मिलती नहीं है। लोगों ने ज़बरदस्ती वहाँ पे पेड़ पौधों की कटाई करके जंगल काट दिए गए हैं, वहाँ पे इरिगेशन और एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है, इंडस्ट्री वहाँ पे लगा दी गई है, सड़कें आपने बना दिया, वो सब करके तो हैबिटाट लॉस हो गया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो वहाँ पे आ रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन सफर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स एंड द चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न अडोप्टेड बाय द फार्मर्स। तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गए हैं, पहले जिस तरह की क्रॉप्स वगैरह लगाई जाती थी वो वही नहीं लगाई जा रही हैं। तो वो पूरा पैटर्न चेंज हो गया, पैचेस बन गए हैं बेसिकली। एक जंगल जो पहले जो कंटिन्यूस हुआ करता था, उस जंगल में अभी ना पैच बन गए हैं। तो यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे जंगल है, बीच वाला जंगल काट दिया गया, कोई रोड बना दिया या कोई आपने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। तो भैया एनिमल जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं ऑफ कोर्स तो वो कॉरिडोर के थ्रू जाते हैं, जिस कॉरिडोर का यूज़ वो हज़ारों सालों से करते रहते हैं। तो एलिफेंट खासकर, एलिफेंट की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, तो अपने कॉरिडोर को ही फॉलो करते हैं। तो उस कॉरिडोर के बीच में कोई गांव आ गया, कोई सिटी आ गया, तो डेफिनेटली भाई तो आएगा ही, है ना।
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। उसके अलावा इनकर्जन ऑफ पीपल इनटू वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स, लोग भी वाइल्ड लाइफ हैबिटाट में घुस रहे हैं आजकल। कोई होटल बना दिया, कोई आपने कुछ ना कुछ वहाँ पे करते ही रहते हैं लोग, राइट? लैंड यूज़ पैटर्न वगैरह चेंज हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट होता है। और भी कई रीज़न हो सकते हैं जैसे अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, है ना? ह्यूमन पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होती चली जा रही है। वो सारी की सारी चीज़ें आप थोड़ा-सा यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? जो इस आर्टिकल में बताया गया है। इस आर्टिकल में बताया इनका ये कहना है कि हालाँकि ये जो एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट है वो सारे वेस्टर्न घाट में ही बहुत कॉमन है, लेकिन वेनाड वगैरह में थोड़ा-सा ज़्यादा इश्यू हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। तो एक वो रीज़न भी यहाँ पे हो सकता है। ख़ैर गवर्नमेंट को और सोसाइटी को एक साथ ही आना पड़ेगा भाई, ठीक है? तभी मिल के काम होगा। तो खाली एक एजेंसी से तो काम नहीं है, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती और जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी सब कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो मिल-जुल के ही काम करना पड़ता है। कन्वर्जन ए सीरियस इशू शुड नॉट बी गिवन पॉलिटिकल कलर। बेसिकली मामला तमिलनाडु का आता है और तमिलनाडु में 2002 में से पहले तमिलनाडु में रिलीजियस कन्वर्जन को लेके कानून था, लेकिन 2002 के अंदर उसको हटा दिया गया था तमिलनाडु से। तभी तमिलनाडु का केस आया है, वहाँ पे कुछ रिलीजियस कन्वर्जन वगैरह हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बेसिकली तमिलनाडु की सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ के और जो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं कहूँगा मैं, अश्विनी जी हैं बेसिकली, अश्विनी उपाध्याय। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भैया तमिलनाडु में रिलीजियस कन्वर्जन काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है तो उसको थोड़ा सा ध्यान दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखो पॉलिटिकल चीज़ें अलग हैं, है ना? जो चीज़ें पॉलिटिकली हो रही हैं उसमें हम लोग ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन रिलीजियस कन्वर्जन एक्चुअली एक सीरियस मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है और इसे पॉलिटिकल कलर दे के रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि ये स्टेट सब्जेक्ट है रिलीजियस कन्वर्जन और लिस्ट 2 के अंदर आता है एंट्री 1 में कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? तो स्टेट कानून बना सकता है और बनाते भी हैं कितने सारे स्टेट ने, कर्नाटका ने, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, यूपी, कई सारे स्टेट्स ने रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर कानून बनाए हैं अपने-अपने तरीके से। तमिलनाडु में 2002 के बाद उसको रिपील कर दिया गया था। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल के अंदर ये हल्की-फुल्की बातें कही गई हैं। हालाँकि कुछ जेन्युइन कंटेंट इसमें नहीं है, बट ये चीज़ में थोड़ा-सा मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए ऐड कर दिया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि येस, हम राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हमारा एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है? राइट टू कन्वर्ट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन इज़ अ फंडामेंटल राइट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है। तो किसी आपको आप डरा के, धमका के, मैरिज के चक्कर में आप किसी को रिलीजियस कन्वर्जन नहीं करवा सकते, ठीक है? दैट इज़ कंप्लीटली इल्लीगल एज़ पर सुप्रीम कोर्ट। बाकी हमारे पास आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27, 28 ये आपकी रिलीजियस फ्रीडम की अलग-अलग तरीके से बात करता है। फंडामेंटल राइट वाले तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। द ओपन एक्सेस मूवमेंट टू मेक एकेडमिक पेपर्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। मतलब आई डोंट थिंक सो यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी-कभार कहीं न कहीं एग्जाम्पल वगैरह देने के डेफिनेटली काम आ जाता है। तो देखिए क्या रहता है ना कि भई कितने सारे जर्नल्स होते हैं, है ना? कितनी सारी मैगज़ीन्स और जर्नल्स होते हैं, जिसमें साइंटिस्ट लोग अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं। है ना? जैसे 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 साइंटिस्ट हो गया या नेचर हो गया, ये कितनी-कितनी जानी-मानी पहचानी जो है जर्नल्स होते हैं। तो कोई जब साइंटिस्ट होता है और वो कोई नया रिसर्च करता है, तो उस रिसर्च को वो किसी जर्नल के अंदर पब्लिश करवाया जाता है। बिना जर्नल के अंदर पब्लिश किए हुए उनकी रिसर्च को ऑथेंटिक नहीं माना जाता। क्योंकि देखिए होता क्या है, मान लो आप एक साइंटिस्ट हो, आपने कोई रिसर्च किया बहुत बड़ा, 10-15 साल लगाने के बाद रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उस जर्नल को भेजते हो कि माई बाप ये मेरा रिसर्च पेपर है, इसको आप पब्लिश कर दीजिए। तो ये रिसर्च वो जर्नल क्या करते हैं, जर्नल उस ड्राफ्ट को, उस प्रपोज़ल को दूसरे साइंटिस्ट लोगों को भेजते हैं, ठीक है? दूसरे साइंटिस्ट लोग उसका जो है पीयर रिव्यू करते हैं। उसको उसके ऊपर फीडबैक देते हैं, पीयर रिव्यू करते हैं, तब कहीं जाके जब एक बार ये डिसाइड हो जाता है कि येस वो रिसर्च बिल्कुल ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, तो उसको रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिश कर दिया जाता है। तो उस साइंटिस्ट का नाम हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाता है कि भाई इसने इस तरह का रिसर्च किया है, ज़बरदस्त रिसर्च किया है। तो फ्यूचर में जब भी किसी आदमी को उसी सेम फील्ड में रिसर्च करनी होती है, तो उस पुराने वाले रिसर्च पेपर को रेफ़र करते हैं। सीधी-सी बात है। अब मैं भी कंटेंट बनाता हूँ सुबह-सुबह आपके लिए ये, तो मैं भी किसी न किसी रिसोर्स को तो रेफ़र कर ही रहा हूँगा। ऐसे ही साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंदर भी होता है। बट यहाँ पे आता है बट, बी-यू-टी बट। दिक्कत ये है कि रिसर्च
जो आपने पब्लिश करवाई है उस मैगज़ीन में, जर्नल में, उसको एक्सेस करना आसान नहीं। उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। इस सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़ती है और ये सब्सक्रिप्शन फ़ीस कोई 2-4 रुपए नहीं होती है भाई, हज़ारों रुपए होती है। 2000, 5000, 10,000 जितना बड़ा जर्नल होगा उतना ही ज़्यादा फ़ीस आपसे चार्ज करेगा। अब ये सारा मामला जो है यहीं पे आके फँस गया है। एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस ये कहता है कि जो भी एकेडमिक पब्लिशिंग पेपर्स होते हैं, वो जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने चाहिए, ताकि सभी को उसका बेनिफिट हो सके, ठीक है? क्योंकि आज के समय में बहुत हाई कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग आपको करनी पड़ती है। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसको कहा गया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो इसमें सरकार क्या करेगी, ये जो जर्नल्स होते हैं इनके साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन करेगी। इंस्टीट्यूशन को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद डायरेक्टली इन जर्नल के साथ नेगोशिएशन करेगी, ठीक है? और एक फीस को फिक्स कर देगी कि कितना पैसा आपको देना पड़ेगा रिसर्च पेपर को एक्सेस करने के लिए। अभी इसके अंदर 70-75 ऑलरेडी 72 के लगभग जर्नल्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है, बट जो बड़े वाले हैं अभी तक उन्होंने नहीं किया है। तो ये जो है पूरे का पूरा मामला बनता है, जो थोड़ा सा मुझे आपको बताना था, ठीक है? कि वो पीयर रिव्यू वगैरह कैसे होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अ, अब यहाँ पे कई तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे कुछ जर्नल ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी साइंटिस्ट की रिसर्च को पब्लिश करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? बट जब आप उसको एक्सेस करने जाते हो तो आपसे पैसा चार्ज किया जाता है। एक तरीका होता है ये, ठीक है? मतलब यूज़र से पैसा चार्ज किया जाता है, साइंटिस्ट से कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। एक दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो आदमी यूज़र होता है, मेरे जैसे लोग होते हैं, उनको डेटा फ्री दिया जाता है, लेकिन जो पब्लिशर होता है, जो साइंटिस्ट होता है, उससे बेचारे से जो है लाखों रुपए चार्ज कर दिए जाते हैं। एक जेन्युइन मैगज़ीन के अंदर पेपर पब्लिश करना 3-4 लाख रुपए लगते हैं भाई, ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, आपको पेपर पब्लिश करने पड़ते हैं। तो ये मैगज़ीन्स वगैरह में लाखों रुपए लगते हैं पेपर पब्लिश करने में, ठीक है? तो उसको बोलते हैं गोल्ड ओए, ठीक है? ओए का मतलब ऊपर मैंने आपको बता दिया था ओपन एक्सेस। गोल्ड ओपन एक्सेस का मतलब ये होता है कि रिसर्चर से, जो ऑथर होता है, उससे पैसा लिया जाता है लेकिन जनता से पैसा नहीं लिया जाता है। ग्रीन ओए का मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन ओए में उस रिसर्च पेपर के कुछ शुरुआत वाले 10-20 पेज पब्लिश कर दिए जाते हैं, ठीक है? और या फिर आप ये कह लीजिए जैसे 8-10 साल के बाद उस पेपर को पब्लिक के लिए कर दिया जाता है, उसे ग्रीन ओए कह सकते हैं हम लोग, ठीक है? और भी कई तरह के गोल्ड होता है, ग्रीन होता है, एक लिब्र होता है ना? अलग-अलग तरह के जो है ओपन एक्सेस होती है। बट कुल मिला के सारे बात का निचोड़ यही निकलता है कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, अपने पेपर को पब्लिश करते हैं, भई उनको खूब सारा पैसा देना पड़ता है, या फिर आपके जैसे मेरे जैसे जो लोग होते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल इंडिया से जो है करोड़ों रुपए जो है ऐसे कमाए जाते हैं और ऐसे खर्च किए जाते हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, या फिर आम जनता के द्वारा जिनको रिसर्च करनी होती है, राइट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अभी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन चलाया है। लेट्स होप इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ठीक है? एक प्लान एस के नाम से भी चलाया गया था 2018 के अंदर, जिसमें उन रिसर्च पेपर को फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश किया जाता है, लेकिन वो पीयर रिव्यू नहीं होता है, ठीक है? वो बहुत ऑथेंटिक नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। उसके अलावा मिलिंदा गेट्स और उन्होंने भी चला रखा है एक इनिशिएटिव इस तरह का, बट अभी भी इसमें बहुत कुछ काम करना बाकी है। लेट्स होप क्या होगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा पेपर क्वेश्चन कहता है भैया, सीआरपीएफ टू प्रोवाइड आर्म्स ट्रेनिंग टू सिविलियंस इन द पूंछ एंड द रजौरी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू। आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कभी क्या हुआ, जम्मू में वहाँ पे पूंछ और रजौरी में कुछ टेररिस्ट अटैक हुए, खासकर माइनॉरिटीज़ के ऊपर, जो कश्मीरी पंडित आप कह सकते हो। तो कई लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो गई है। तो अभी सरकार ये कह रही है कि देखो भाई, हर समय तो हम लोग हर जगह पुलिस तैनात नहीं कर सकते। हर जगह तो पुलिस नहीं हो सकती, हर घर के सामने तो पुलिस नहीं हो सकती, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ना तो इतने हमारे पास मैन पावर है और ना ही हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लोकल लोगों को ट्रेन करेंगे। जो लोकल यूथ हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे, बेसिक ट्रेनिंग देंगे हथियारों की, और उनको कुछ गन्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाएँगे। बेसिक जो गन्स होती हैं हमारी जो है .303 या थोड़ा एडवांस वाली, वो उनको हम लोग प्रोवाइड करवाएँगे।
तो कई बार जब टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं तो कम से कम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा अभी सरकार ने कहा है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई पहली बार इस तरह का आइडिया आया है, 1990s में जो है इस तरह का आइडिया ऑलरेडी था, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें काम कर रही थी। विलेज गार्ड के नाम से होता था। फिर बीच में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था बहुत सालों तक, 1995 के बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। सरकार का कहना है कि इस स्कीम को हम लोग दोबारा से लेके आ सकते हैं, कुछ यूथ को हम लोग ट्रेनिंग देंगे। हालाँकि जो वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट होते हैं, वो उनके साथ कंप्लीटली तो ऑफ कोर्स नहीं झगड़ सकते वन टू वन, बट कुछ ना कुछ डेटरेंट तो होगा। मतलब आपके घर में अगर गन है और कोई अगर आपके घर के ऊपर अटैक कर रहा है तो थोड़ा बहुत डिफेंस आप कर सकते, ऐसा सरकार का मानना है। हालांकि मामला भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाएगा, ना कुछ हो सकता है उस मामले में भी, क्या पता सुप्रीम कोर्ट को जो है डिसकंटिन्यू करवा दे और बोले कि भैया ह्यूमन राइट के अगेंस्ट में एंड ऑल दैट। बट इस टॉपिक के साथ साथ एक टॉपिक हमें और पता होना चाहिए, सलवा जुदूम। इसी तरह की प्रॉब्लम जो है टेररिस्ट जो नक्सलाइट एरियाज है वहां पे भी थी, खासकर दंतेवाड़ा बस्तर में, छत्तीसगढ़ में। तो कि आज भी दंतेवाड़ा बस्तर में काफ़ी ज़्यादा नक्सलाइट पाए जाते हैं। तो उस समय पे भी एक सरकार के मन में ऐसा आइडिया आया था। एक महेंद्र कर्मा जी थे, बाद में कांग्रेस के बड़े लीडर बन गए। 2013 में उनकी डेथ भी हो गई अनफॉर्चुनेटली, एक नक्सलाइट अटैक के अंदर ही। उनके मन में ये आइडिया आया, उन्होंने सरकार को प्रपोजल दिया कि भाई क्यों ना हम लोग गाँव के ही कुछ यंग लोगों को इकट्ठा करके, जो कि नक्सलिज़्म को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है? या फिर नक्सलिज़्म से परेशान हैं, तो एक ग्रुप बनाया जाए, एक मिलिशिया ग्रुप बनाया जाए, जिसे कहा गया है सलवा जुदूम, पीस मार्च, प्यूरिफिकेशन हंट वगैरह इसको बोलते हैं। ये बनाया गया था एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए, छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तर और दंतेवाड़ा में। उनको थोड़ा ट्रेनिंग दिया गया था, उनको हर महीने थोड़ा-सा सैलरी भी मिलता था, ठीक है? और उनको थोड़ा हथियार वगैरह भी दिए गए थे। उन्हें स्पेशल जो है पुलिस ऑफिसर भी कहा गया था, ठीक है? ये पुलिस के साथ मिलके काम करते थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और ये कहा कि भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको बंद कर दिया सलवा जुदूम को। क्योंकि यहाँ पे भी ना बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के केसेस वगैरह आ रहे थे, कई बार सलवा जुदूम, अब बेचारे जो आम जनता है वो फंस गई दोनों के बीच में। एक तरफ नक्सलाइट है, एक तरफ सलवा जुदूम है। नक्सलाइट वाले कहते हैं कि आप हमें ज्वाइन करो, सलवा जुदूम वाले कह रहे हैं कि हमें ज्वाइन करो। तो कई बार ना इस तरह के केसेस भी वहाँ पे सामने आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये गलत है। अगर आपको फ़ोर्स चाहिए, तो आप रेगुलर तरीके से भर्ती करिए ना लोगों को। आप काहे ये सिल्वर जुदूम के थ्रू जा रहे हो? तो उस समय इसको बैन कर दिया गया था। तो ये थोड़ा-सा मामला बनता है सलवा जुदूम के बारे में, हल्का-फुल्का आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और जम्मू में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा अभी फ्यूचर में, लेट्स होप, क्या होगा क्या नहीं होगा। एडिटोरियल पे बढ़ते हैं, द डिफिकल्टीज़ इन डिटरमाइनिंग ऐज। तो ये मामला एक्चुअली कठुआ का है और जे-एंड-के में एक 2018 का ये केस है। एक छोटी बच्ची थी बेचारी, उसका बहुत अनफॉर्चुनेटली उसका बहुत घिनौने रूप से उनको उसका रेप हुआ, उसकी डेथ हुई और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बात ये है कि जिसने वो एक्ट किया था, हीनियस क्राइम किया था, उसकी एज को लेके जो है काफ़ी मामला यहाँ पे बिगड़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि उसको एज़ एन अडल्ट प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उस पर्सन को। जबकि उस पर्सन का जो वकील है, उसका कहना है कि जब वो क्राइम हुआ था तो ही वाज़ ओनली 15 इयर्स ऑफ ओल्ड, ही वाज़ ओनली 15 इयर्स ओल्ड। लेकिन सरकार ने कहा है, गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, वो 19 साल का था। तो भैया ऐज वाला चक्कर पड़ गया है यहाँ पे। अब ऐज कैसे डिसाइड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐज डिसाइड करने के लिए जो जम्मू कश्मीर जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके तहत 2 तरीके से ऐज डिसाइड हो सकती है, किसी भी पर्सन की। पहला तरीका होता है उसका जो स्कूल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? तो मैं उसने एडमिशन लिया था तो कितना उसका एज था। दूसरा जो तरीका यहाँ पे होता है वो होता है म्युनिसिपैलिटी का रिकॉर्ड, ठीक है? कि जब जिस हॉस्पिटल में उसने जन्म लिया होगा, वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी डिटेल होगी, वो 2 तरीके से किया जा सकता है। अब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, जब इसका किया गया, तो स्कूल सर्टिफिकेट में ही वाज़ अराउंड 15 इयर्स ओल्ड, अराउंड 15 इयर्स ओल्ड। लेकिन जब म्युनिसिपैलिटी का रिकॉर्ड चेक किया गया तो ही वाज़ अराउंड 15 इयर्स प्लस 8 मंथ, 8-10 महीने का फ़र्क है दोनों में। बाद में जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पाया गया कि भैया उस दिन, जिस दिन वो बता रहे हैं हॉस्पिटल में, उस दिन कोई बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ ही नहीं था। तो ये तो एक खैर लीगल मामला है, इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएँगे। बात ये है कि ऐज कैसे डिसाइड की जाए?
क्या वो म्युनिसिपल रिकॉर्ड ज़्यादा बेटर है या स्कूल का रिकॉर्ड ज़्यादा बेटर है? अब ये मामला जब आगे बढ़ा, तो फिर मेडिकल टेस्ट लिया गया। भैया क्यों ना मेडिकल टेस्ट से उसकी एज को डिसाइड किया जाए। तो मेडिकल टेस्ट में ना कई सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। फिजिकल स्टेटस, डेंटल जो दांत वगैरह होते हैं आपके, या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन वगैरह किया जाता है। जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो उस लड़के की एज पाई गई 19 साल, और इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि उसको हम लोग एज एन अडल्ट को हम लोग प्रोसिक्यूट करेंगे। अब इसके ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हो गए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारी एरर हो सकती है, वो एरर फ्री नहीं होता है। और ये जो मेडिकल ओपिनियन है, जो उसकी एज 19 साल डिसाइड की गई है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर कारण नहीं बताए हैं। वो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक नहीं करी है, वो सिर्फ उन्होंने बता दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। अब बहुत सारे लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि वो क्राइम इतना हीनियस था। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया उसको एज अ अडल्ट उसको जो हम लोग करेंगे। मेडिकल वेडिकल रिपोर्ट को ज़्यादा रेलिवेंस यहाँ पे नहीं दिया गया। बट एनीवेज, और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं एज को डिसाइड करने के लिए? कोर्ट ने ये कहा है कि जो अभी इंडिया में मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है एज को डिसाइड करने के लिए, वो बहुत बढ़िया नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह में, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में कई अच्छी टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है। जैसे डीएनए मिथाइलेशन, ये एक टेक्निक जो है अमेरिका वगैरह में यूज़ की जाती है। एपी एपी जो एपीजेनेटिक क्लॉक, ये डिसाइड किया जाता है। इसमें होता क्या है, हमारे जो डीएनए स्ट्रक्चर वगैरह होता है, उस डीएनए स्ट्रक्चर में मिथाइल ग्रुप को, जब आप एक अडल्ट होते हो, आपकी प्यूबर्टी आती है, तो आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर मिथाइल ग्रुप्स ऐड होना शुरू हो जाता है। ठीक है? जिसमें आपको साइटोसिन वगैरह होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है? ग्यूनाइन वगैरह वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसके बेसिस पे आपकी एज डिसाइड की जाती है। इंडिया में अभी इस तरीके को फॉलो नहीं किया जाता। इसमें एरर हो सकती है, लेकिन वो एरर बहुत ज़्यादा नहीं होती। एरर वो जो है वो 6 महीने, 8 महीने की हो सकती है। ऐसे 8-8, 10-10 साल का एरर का मार्जिन नहीं होता है। एक और तरीका होता है डिसाइड करने का, जिसे बोलते हैं ओसिफिकेशन टेस्ट, जो कि सबसे रिलायबल मेथड माना जाता है। ठीक है? इसे कैल्सिफिकेशन मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपके जो बोन्स वगैरह होती हैं, जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं, खासकर लॉन्ग बोन्स, जैसे रेडियम, उल्मा, टिबिया, फ्यूबुला वगैरह, ठीक है? जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, इसमें कैल्शियम की मात्रा को देखा जाता है, उसको मेज़र किया जाता है। उसके बेसिस पे आपकी एज डिसाइड की जाती है। ये मेथड भी इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता है। एक और बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो भी मेडिकल ओपिनियन होता है, उसको कानूनी रूप से हमारा जो आईपीसी है, उसके तहत 100% उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर काफ़ी ज़्यादा होता है। बट अब ये पर्टिकुलर मामला है, इसमें किया गया है, तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है कि जो म्युनिसिपैलिटी और जो स्कूल का रिकॉर्ड है, उसमें उस लड़के की एज है ओनली 15 ईयर्स प्लस माइनस 8-10 महीने। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कह रही है भाई 5.5 ईयर्स का, मतलब 19 साल उसको बता रही है। 4-5 साल का डिफरेंस कैसे हो सकता है? ठीक है, 6 महीने 8 महीने का मार्जिन आप मान के चल सकते हो। 5 साढ़े 5 साल का डिफरेंस कैसे हो सकता है? मेडिकल में और स्कूल में इतना फ़र्क थोड़ी होता है। अब एक बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर एडमिशन ले रहा है तो कम से कम 5 या 6 साल का होगा। अभी वो 11-12 साल का बच्चा थोड़ी एडमिशन लेगा फर्स्ट स्टैंडर्ड में, है ना? तो ये भी जो है थोड़े से सवाल खड़े हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। बट एनीवेज़, अभी जो डिसाइड हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है, ठीक है? तो हम लोग उसको ही मान के चलेंगे। तो क्या यहाँ पे पूरा मामला है, ओसिफिकेशन टेस्ट की जब हम लोगों ने बात किया, तो 1 आउट ऑफ 7 केसेज़ में ही ओसिफिकेशन टेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है? अ, उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन की चिल्ड्रन फंड रिपोर्ट है, वो कहती है कि 72% जो बर्थ होता है इंडिया में, ठीक है? बच्चों को रजिस्टर नहीं करवाया जाता है। हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, वो भी यही कहते हैं कि मोस्टली केसेज़ में इंडिया में बर्थ को रजिस्टर नहीं करवाया जाता है। इंडिया में जो है आउट ऑफ 26 मिलियन चिल्ड्रन जो हर साल इंडिया में पैदा होते हैं, उनमें से सिर्फ 10 मिलियन बच्चे जो है वो अनरजिस्टर्ड होते हैं। तो ऐसे केस में भैया कल को वही सेम बच्चा अगर फ्यूचर में क्राइम कर देता है कोई, तो उसकी एज कैसे डिसाइड होगी? जब वो रजिस्टर ही नहीं होगा तो कैसे डिसाइड होगी? और स्कूल के अंदर तो लोग कुछ भी लिखवा देते हैं, है ना? 4 साल का बच्चा होता है, एज उसकी 7 लिखवा देते हैं। 8 साल का बच्चा होता है, एज उसकी 4 लिखवा देते हैं। स्कूल में क्या है? मेजरली तो जो हॉस्पिटल में होता है वही माना जाएगा ना। बट हमारे हॉस्पिटल में हालाँकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ रही है। पहले तो घर पे ही बच्चे हो जाते थे, आजकल तो हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं। उसके बावजूद भी जो रजिस्ट्रेशन है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है? तो वही इन्होंने कहा है कि भई एक्चुअली हमारे पास कानून भी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ एक्ट, जिसके तहत अगर हेड ऑफ द फैमिली या हेड ऑफ द हॉस्पिटल
अगर किसी बच्चे को रजिस्टर नहीं करता है, उसके ऊपर ₹50 का फ़ाइन लगाया जाता है। भई ₹50 का फ़ाइन क्या होता है? अब उसने तो कल को क्राइम कर दिया, उसकी तो पूरी ज़िंदगी खराब हो गई या डिसाइड हो गई जो भी है ना? ₹50 के फ़ाइन से कुछ होता नहीं है। तो एक तो थोड़ा-सा आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, जो कि बर्थ सर्टिफ़िकेशन वगैरह होता है, उस पूरे प्रोसीजर के अंदर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो वो थोड़ा-सा इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। आई डोंट थिंक सो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लीगल टर्म वगैरह यहाँ पे यूज़ हुई हैं। लेकिन कुछ टेस्ट वगैरह के नाम आप डेफ़िनिटली याद कर सकते हो, ठीक है? कैल्सिफ़िकेशन टेस्ट, ओसिफ़िकेशन टेस्ट, ठीक है? डीएनए मिथाइलेशन, एपिजेनेटिक क्लोक, ठीक है? ये पूछ सकता है उससे प्रीलिम्स में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज, थोड़ा-सा आपसे पूछा जा चलिए। स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू फॉर्म कमिटी ऑन द यूसीसी कैन नॉट पर से बी चैलेंज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यस, स्टेट गवर्नमेंट्स, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीएल डाली गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि सर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंट्रोड्यूस कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत मामला कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं। आर्टिकल 62 162 इसकी पावर देता है, और ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। एडॉप्शन, विल्स, मैरिज, सक्सेशन, जॉइंट फैमिली एंड ऑल दैट। तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो भी मामले आते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट भी उसके ऊपर कानून बना सकती है, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने अभी कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी बनाएंगे, और देखेंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ठीक है। और उसके अलावा आपको आपको पहले से पता है कि एक रिमोट वोटिंग का प्लान आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, वो वोट करने के लिए उनको अपने नेटिव प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ से जाके वोटिंग कर सकते हैं। तो मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको अपोज़ किया है। उनका कहना है कि भाई ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है, ठीक है? और वो सब मतलब पहले बात कर चुके हैं, तो फ्यूचर के लिए थोड़ा छोड़ देते हैं। आई थिंक ये फ्यूचर में और डिटेल में आएगा कंटेंट, तब इसको पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।